जो टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो हमारे जूलॉजी के टॉपिक है जैसे डाइजेशन सिस्टम, इसके बाद आएगा रेस्पिरेटरी, उसके बाद सर्कुलेटरी, उसके बाद एक्सक्रेटरी, जो भी टॉपिक आएंगे हम उनको डिटेल बाय डिटेल स्टडी करते रहेंगे। तो सबसे पहले डाइजेशन के बारे में हम समझेंगे। डाइजेशन को जो स्टेप होती है, डाइजेशन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊं तो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लिकेटेड आपके सब्सटेंस, मेटल बोलो, पदार्थ बोलो, इनको जो हम सरल पदार्थों में यानी इजी मेटल्स में तोड़ देंगे, ठीक है, इनको हम इजी पीसेस में तोड़ देते हैं। ये है कॉम्प्लिकेटेड पीसेस, ये है इजी पीसेस, यानी जटिल पदार्थों को हम सरल पदार्थों में तोड़ दिए, यही कहलाएगा डाइजेशन। अब डाइजेशन होता है वो किसकी सहायता से होता है, तो इसमें हेल्प करता है एक तो आपका वाटर और दूसरा होता है एंजाइम्स, वाटर एंड एंजाइम्स, यानी कॉम्प्लिकेटेड जो भी पदार्थ होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनको वाटर एंड एंजाइम की हेल्प से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो डाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ वाटर एंड एंजाइम्स इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, अब हम डाइजेशन की जो प्रोसेस है, स्टेप है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मेनली डाइजेशन की 5 स्टेप होती है, तो उन 5 स्टेप्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इज 5। तो 5 स्टेप्स में पहली स्टेप आती है आपकी, वो होती है इंजेशन। फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है इंजेशन। सेकंड स्टेप आती है इसमें होती है वो डाइजेशन। सेकंड स्टेप होती है इसमें डाइजेशन। थर्ड स्टेप होती है इसमें एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप होती है इसमें एसिमिलेशन एंड लास्ट स्टेप होती है वो होती है इजेशन या एक्सक्रीशन, एक ही बात है। ठीक है, इजेशन या एक्सक्रीशन। तो जो डाइजेशन की स्टेप्स है उनको मेनली 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन और लास्ट में है इजेशन या एक्सक्रीशन। अब चलो हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी स्टेप्स को पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले आएगी आपकी इजेशन। इजेशन क्या होता है, फूड को बक्कल कैविटी या माउथ में रखना इजेशन कहलाता है। इसमें क्या शामिल होता है, आपका माउथ को या बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ या बक्कल कैविटी में फूड को लेना इजेशन कहलाता है। जिसमें क्या होते हैं, टीथ होते हैं। इसमें क्या होते हैं, टीथ एंड सलाइवा, टीथ एंड सलाइवा। अब जो टीथ होते हैं वो भोजन को या जो फूड होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, चेविंग बोलते हैं जिसे, और सलाइवा उस फूड को क्या कर देती है, मिक्स कर देती है। यहाँ पर जो डाइजेशन होता है फूड का, उसे हम मैकेनिकल डाइजेशन भी बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। एंड जो सलाइवा होती है उसमें एंजाइम भी होते हैं, स्टार्च बोल दो या एमाइलेज बोल दो, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। एंजाइम भी होता है, इसलिए उसको यहाँ पर केमिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन, दोनों प्रकार का डाइजेशन भी यहाँ पर होता है। अब जो टीथ होते हैं वो भी हमारे टोटल बोले तो एक ह्यूमंस में 32 होते हैं, और उनके सूत्र वगैरह जैसे हम पढ़ेंगे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टाइप्स वगैरह सब पढ़ेंगे डिटेल से। एक बार हम इन स्टेप्स को देख लेते हैं। सेकंड स्टेप आती है हमारी डाइजेशन। सेकंड स्टेप आती है हमारी डाइजेशन। अब और इसके बारे में देखते हैं। सेकंड स्टेप होती है हमारी डाइजेशन। अब जो डाइजेशन स्टार्ट हो गया हमारा बक्कल कैविटी से, अब बक्कल कैविटी से जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलता है। वो कैसे कैसे होता है वो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में मैंने अभी बताया जो टीथ होते हैं और सलाइवा होते हैं, उनकी सहायता से डाइजेशन होता है। उसके बाद फूड रहेगा इसोफेगस में।
जो ग्रशनिंग होती है इसमें जाएगा फूड और इसमें किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। जो ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस से पहले एक और आता है फेरिंक्स, बोल सकते हैं इसको फेरिंक्स, और इस फेरिंक्स में एक एपिग्लोटिस नाम का एक ढक्कन होता है, एपिग्लोटिस नाम का एक लीड होता है, ढक्कन होता है, जो कि जो फूड होता है उसको वाइंड पाइप श्वास नली में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस नाम का एक ढक्कन होता है जो फेरिंक्स में पाया जाता है। फेरिंक्स के बाद में ईसोफेगस में जाएगा फूड, ईसोफेगस में जाने के बाद ठीक है नेक्स्ट जाएगा स्टोमक में फूड, नेक्स्ट जाएगा स्टोमक, अमाशय में फूड चला जाता है। जो स्टोमक में जो फूड जाएगा उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा गैस्ट्रिक जूस के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर होता है गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पर होता है गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको एक बार सिंपल तरीके से बता देता हूँ। इसमें एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें यहाँ पर होता है पेप्सिन और यहाँ पर होता है इसमें रेनिन, ठीक है। ये दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं और एक इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और इस गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान है वो होता है 1.5 to 2.5, यानी इसके जो पीएच होती है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है। और जो फूड का डाइजेशन होता है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाता है। मेनली यहाँ पर जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, जबकि जो पूरा फूड होता है उसको HCl की सहायता से गला दिया जाता है, ठीक है। स्टोमक से फूड जाएगा नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, सेकंड होता है जेजुनम, सेकंड होता है जेजुनम एंड लास्ट होता है इलियम, ठीक है। इनको ध्यान में रखते हुए चलना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड लास्ट इलियम। अब ड्यूडेनम में जो होता है मोस्टली डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है। अब ड्यूडेनम में क्या होता है पैंक्रियाटिक जूस एंड हेपेटिक जूस, ठीक है। दोनों प्रकार के जूस आ जाते हैं। जो ऑल टाइप ऑफ जो सब्सटेंस होते हैं जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गई और जो भी प्रोटीन वगैरह है इनका कंप्लीटली डाइजेशन ड्यूडेनम में हो जाता है। उसके बाद आता है जेजुनम में और उसके बाद में इलियम में। अब इलियम होता है उसमें स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ब्यूली बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं बिल्ली। अब ये बिल्ली क्या करती है फूड को एब्जॉर्प्शन करती है। फूड का क्या करती है एब्जॉर्प्शन। तो हमारी 2 स्टेप कंप्लीट हो गई है। पहली थी इंजेशन, दूसरी थी डाइजेशन। डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया है और ये डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे पार्ट में यानी इलियम में जो बिल्ली पाई जाती है वहां से हमारी फूड की तीसरी स्टेप स्टार्ट हो गई जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये थर्ड स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो गई बिल्ली एब्जॉर्प्शन की, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट में इलियम में पाई जाती है। स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि बिल्ली होती है ये फूड को क्या कर लेती है एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि जैसे मान लेता हूँ मैं, ये हो गया हमारा स्टोमक। एक बार आपको रफली डायग्राम से समझा देता हूँ मैं। ये हो गया हमारा स्टोमक और यहाँ से हमारी हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यह स्टोमक यहाँ फूड 3 से 4 घंटे के लिए रहेगा। पीएच मान मैंने यहाँ पर कम बताया। यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब ड्यूडेनम में यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो गया क्योंकि यहाँ पर आया जाता आपका पैंक्रियाज, यहाँ पर होता है लीवर, दोनों यहाँ पर आपस में आके मिलते हैं यहाँ पर। तो पैंक्रियाटिक जूस एंड हेपेटिक जूस दोनों के द्वारा डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है इलियम का। इलियम में पाई जाती है विलाई, ये करती है फूड को एब्जॉर्प्शन, यानी उसमें से जो डाइजेस्ट हो चुके इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो ब्लड में आ जाते हैं। अब जो ब्लड होता है वो उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है हमारी बॉडी की सेल्स तक। अब तो चौथी स्टेप आएगी हमारी एसिमिलेशन। नेक्स्ट 4th स्टेप है हमारी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन देखो होता क्या है,
जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो आ गया ब्लड में। जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो कहाँ गया? ब्लड में। ब्लड इसकी सप्लाई कहाँ करेगा? पूरी बॉडी की जितनी भी हमारी सेल्स हैं उनमें सप्लाई करेगा इस ब्लड को। इस ब्लड में होंगे न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो जाएंगे हमारी सेल्स तक। कहाँ तक जाएंगे? सेल्स तक। अब ये सेल्स क्या करेंगी? इनको सेल्स काम में लेगी एटीपी बनाने में, यानी एनर्जी बनाने में काम में लेगी। ठीक है। इसके अलावा जो भी बॉडी की ग्रोथ होती है उनमें भी काम में ले सकती है, और अगर बॉडी में रिपेयरिंग की जरूरत है तो वहाँ पर भी इसको काम में ले सकती है। यानी ऐसी रिलेशन में जो सेल्स है इस फूड को कहाँ पर काम में लेगी? एक तो जो हम डेली लाइफ में काम करते हैं हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसी फूड से हमको एनर्जी मिलती है। इसके फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में हमको एनर्जी मिली है। उसके बाद में सेल्स में जो भी ग्रोथ वगैरह होती है वो भी इसी न्यूट्रिएंट्स फूड के द्वारा होती है। और लास्ट में है अगर बॉडी में रिक्वायरमेंट है रिपेयरिंग की तो वो भी इसी के द्वारा होती है। अब हम फाइनल स्टेप देखेंगे वो होती है हमारा इजेशन या एक्सक्रीशन। इजेशन, ठीक है, या एक्सक्रीशन एक ही बात है, दोनों को इसको बोल दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है इजेशन। अब देखिए ध्यान से, इजेशन या एक्सक्रीशन होता क्या है? इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी जो अपचित भोजन होता है, वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से धकेल दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी यहाँ पर फूड पहुंच चुका है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। इजेशन या एक्सक्रीशन होता क्या है? यानी यहाँ से फूड कहाँ पर आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं मेनली, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। सिकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये 3 उनके पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। अब रेक्टम के बाद जो भी वेस्टेज है वो एनस के द्वारा बॉडी से बाहर चला जाता है। यहाँ पर जो वाटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वाटर होता है उसका कंप्लीटली यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। वाटर का कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके 3 पार्ट है, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीटस के रूप में आके स्टोर हो जाता है, और फिर जब भी जरूरत होती है एनएस के द्वारा बॉडी से इंजेक्ट कर दिया जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये है कंप्लीट डाइजेशन की 5 स्टेप्स। पहली कौन सी थी? इजेशन। सेकंड पढ़े हम डाइजेशन। थर्ड पढ़े हम एब्जॉर्प्शन। फोर्थ पढ़े हम एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप है हमारी इजेशन या एक्सक्रीशन। ओके, ये फूड की 5 स्टेप थी। अब हम स्टेप बाय स्टेप हम डाइजेशन को पढ़ेंगे। अब देखो स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले डाइजेशन